गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आशुतोष पांडे साइकोलॉजी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज मनोविज्ञान की तथा बाल विकास की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत ही लाभदायी सिद्ध होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहली डिफिनीशन है स्किनर की। स्किनर ने मनोविज्ञान की परिभाषा देते हुए कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपेरिमेंट। स्किनर की क्या परिभाषा है कि मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट डिफिनेशन चलते हैं वाटसन की। वाटसन ने कहा है कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। दोनों की डिफिनेशन में थोड़ा सा अंतर है। स्किनर ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है। वाटसन का कहना है कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, साइकोलॉजी इज दैट साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। तो इन दोनों ने मनोविज्ञान को कहीं ना कहीं मानव व्यवहार से जोड़कर देखा है और मनोविज्ञान सच में मानव व्यवहार का ही अध्ययन करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट डिफिनीशन है बाल मनोविज्ञान की। ये मनोविज्ञान की डिफिनीशन आपने देख ली। ठीक है, आगे बाल मनोविज्ञान की परिभाषा। तो बाल मनोविज्ञान की डिफिनीशन देखते हैं। सबसे पहली डिफिनीशन है क्रो एंड क्रो की, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है कौवा एंड कौवा की। ठीक है, तो देखते हैं। बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भाकाल से किशोरावस्था तक करता है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन, ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन या विकास का अध्ययन गर्भाकाल से किशोरावस्था तक करता है। तो जब बच्चा गर्भ में प्रवेश होता उसी वक्त से लेकर के किशोरावस्था तक के अध्ययन को इन्होंने बाल मनोविज्ञान कहा है, क्रो एंड क्रो ने। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं जेम्स ड्रेवर की। जेम्स ड्रेवर ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। जेम्स ड्रेवर का मानना है कि बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्रो एंड क्रो और जेम्स ड्रेवर में यही डिफरेंस है कि क्रो एंड क्रो ने गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बाल विकास को माना है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान। लेकिन जेम्स ड्रेवर गर्भावस्था ना मान करके उसको जन्म से लेकर के परिपक्वता तक अर्थात किशोरावस्था, जब तक व्यक्ति मेच्योर हो जाता है तब तक की विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन ही बाल मनोविज्ञान मानते हैं। ठीक है, तो जेम्स ड्रेवर की परिभाषा क्या हो जाएगी कि बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे परिभाषा है, ये बाल विकास की परिभाषाएं हैं आगे। सबसे पहले हम जो है सबसे पहली अवस्था लेते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था की परिभाषाएं क्या हैं? 0 से 2 वर्ष। ठीक है, सबसे पहली परिभाषा एडलर की। एडलर ने बताया है कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। यानी शैशवावस्था में हम जैसी एक्टिविटी दिखाते हैं उसी से पता चल जाता है कि हम आगे जा कर के क्या करेंगे या क्या कुछ बनेंगे। ठीक है, इसी से मिलती जुलती परिभाषा और बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है सिगमंड फ्रायड की। सिगमंड फ्रायड की परिभाषा है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। ठीक है, तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार भी लगभग सेम है। एडलर ने जो कहा वही उसी बात को उन्होंने थोड़ा दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया है कि शुरुआत में ही व्यक्ति का जीवन का पूरा क्रम कहीं ना कहीं निश्चित हो जाता है। तो अर्थात सिगमंड फ्रायड की परिभाषा मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डिफिनीशन है थार्नडाइक की। थार्नडाइक की डिफिनीशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो थार्नडाइक ने क्या कहा है कि 3 से 6 वर्ष के बालक प्रायः अर्ध स्वप्नों की हालत में रहते हैं। 3 से 6 वर्ष के बालक प्रायः अर्ध स्वप्नों की हालत में रहते हैं। ठीक है, तो सिगमंड फ्रायड का कहना है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। थार्नडाइक कहते हैं कि 3 से 6 वर्ष के बालक प्रायः अर्ध स्वप्नों की हालत में रहते हैं। सही बात है, क्योंकि बालकों को स्वप्न कुछ इधर उधर की कोरी कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, अगला हो जाएगा वैलेंटाइन की। वैलेंटाइन की परिभाषा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वैलेंटाइन की परिभाषा है शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है।
शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। ठीक है, तो वैलेंटाइन का कहना है कि शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है। रूसो की परिभाषा देखिए, रूसो की परिभाषा, रूसो ने क्या कहा है कि बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। ठीक है, तो बालक की, और सही बात है, आप जब पियाजे को पढ़ेंगे तो पियाजे में सबसे प्रारंभिक स्थिति है पूर्व संक्रियात्मक, उसको बोलते हैं संवेदी पेशी अवस्था। तो संवेदी पेशी अवस्था में भी कहीं न कहीं इसी बात पर बल दिया गया है कि बालक के हाथ, पैर, नेत्र ही उसके प्रारंभिक शिक्षक है, यानी सबसे पहले वो एक्टिविटी उन्हीं के माध्यम से दिखाता है। ठीक, दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था की परिभाषाएं देखते हैं। तो सबसे पहली परिभाषा है कोलियम ब्रूस की परिभाषा। तो कोलियम ब्रूस ने इसको संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। कोलियम ब्रूस की परिभाषा है कि बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। तो बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसने कहा है? कोलियम ब्रूस ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट डिफिनीशन है स्टैनले हॉल का। ठीक है, स्टैनले हॉल जिन्होंने सबसे ज़्यादा अध्ययन किशोरावस्था पर किया, इन्होंने बाल्यावस्था पर भी एक डिफिनीशन दी है, अच्छी डिफिनीशन है। ठीक है, देखते हैं। तो स्टैनले हॉल ने क्या कहा है कि बालकों के खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति है जो सृष्टि के प्रारंभ से उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। बालकों के खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति है जो सृष्टि के प्रारंभ से उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। ठीक है, तो उनके पूर्वज जैसा खेलते आ रहे हैं, जो एक्टिविटी शुरू में बचपन में करते आ रहे हैं, तो उन कार्यों की ही पुनरावृत्ति है, स्टैनले हॉल का मानना है। नेक्स्ट डिफिनीशन है कार्ल ग्रूस की। कार्ल ग्रूस की परिभाषा भी एक इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है, क्योंकि कार्ल ग्रूस ने कहा है कि बालक खेलों के द्वारा ही अपने भावी जीवन की तैयारी कर लेता है। जिस प्रकार के खेल वो बचपन में खेलता है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पजल्स पर ध्यान देता है, ठीक है, पजल से संबंधित पहेलियां बूझना, ऐसे खेलों को खेलता है, इसका मतलब उसका मानसिक स्तर उच्च होगा। ठीक है, कोई व्यक्ति बहुत किसी शारीरिक खेल में ज़्यादा रुचि अपनाता है, तो इसका मतलब वो उस खेल में, ठीक है, या शारीरिक श्रम में, पुलिस विभाग में या किसी अन्य विभाग में, ऐसे विभाग में उसके जाने की संभावना है। तो कहीं न कहीं खेल के द्वारा ही वो भावी जीवन के बारे में एक सिग्नल दे देता है, ठीक है, कि आगे क्या करना है। तो कार्ल ग्रूस की परिभाषा है कि खेलों के द्वारा बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। खेलों के द्वारा बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। नेक्स्ट डिफिनीशन है स्ट्रेग। ठीक है, स्ट्रेग की डिफिनीशन कहती है कि शायद कोई खेल हो, ठीक है, कोई ऐसा खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हों। शायद ही कोई ऐसा खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हों। एक किसका मत है? स्ट्रेक का। ठीक है, ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हों। इनका मानना है कि लगभग 10 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते बालक सभी खेलों में आनंद लेने लगते हैं, सभी खेलों को खेलने में उनको, ठीक है, आनंद मिलने लगता है, सभी खेल खेलते हैं। ठीक है, अब आगे परिभाषा शुरू होती है किशोरावस्था की परिभाषा। किशोरावस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो किशोरावस्था की सबसे पहली परिभाषा है उन्हीं की जिन्होंने सबसे पहले बाल्यावस्था की परिभाषा में जिनको पढ़ा था, क्रो एंड क्रो की परिभाषा, कौआ एंड कौआ। ठीक है, तो क्रो एंड क्रो की परिभाषा है कि वो किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी भविष्य की आशा प्रस्तुत करते हैं। हाँ, सही बात है, किशोरावस्था मतलब लगभग 11 से 16 वर्ष या फिर 12 से 16 वर्ष, तो वो ही आगे चल के भावी भविष्य के कर्णधार होते हैं। तो क्रो एंड क्रो का मानना है कि किशोरावस्था ही वर्तमान की शक्ति और भावी भविष्य की आशा को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी भविष्य की आशा को प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट डिफिनीशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है और काफ़ी इजी भी है। ठीक है, इजी, अब देखते हैं, पढ़ते हैं पहले। किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है। ठीक है, इससे पहले हमने आपको बताया था कि कोई भी अवस्था अचानक से शुरुआत नहीं होती, उसकी शुरुआत एक अवस्था पहले से ही हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर कोई व्यक्ति बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो बाल्यावस्था की शुरुआत शैशवावस्था के अंत में ही हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से किशोरावस्था की शुरुआत बाल्यावस्था के अंत में हो जाती है। तो इनका मानना है कि बाल्यावस्था के अंत में
तथा प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में के बीच की जो अवस्था है वही किशोरावस्था है। तो ब्लेयर, जोन्स तथा सिम्पसन ने क्या कहा है कि किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है तथा प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त होता है। बहुत ही इजी है कहीं ना कहीं, ठीक है। बस एक बार दिमाग में बैठाने की जरूरत है कि किशोरावस्था क्या है, जिसकी शुरुआत होती है बाल्यावस्था के अंत में तथा जिसका अंत होता है, ठीक है, प्रौढ़ावस्था की शुरुआत में। तो इन्हीं दो अवस्थाओं के बीच की अवस्था क्या है, किशोरावस्था है। तो किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट डिफिनीशन स्टैनले हॉल की, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनीशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा किशोरावस्था पर या किशोरावस्था पर अध्ययन का जनक भी स्टैनले हॉल को ही माना जाता है। तो सबसे ज़्यादा किशोरावस्था पर अध्ययन किसने किया, स्टैनले हॉल ने, ठीक है। तो स्टैनले हॉल की परिभाषा देखते हैं। स्टैनले हॉल ने क्या कहा है कि किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर व श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं, ठीक है। किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं, स्टैनले हॉल का मानना है, ठीक है। क्योंकि सबसे उच्चतर, सही बात है, ठीक है। बाल्यावस्था में व्यक्ति को अपना वस्तु अपनी कोई किसी के साथ साझा करने की, ठीक है, इच्छा नहीं होती है। और जब वो किशोरावस्था में प्रारंभ करते हैं तो उसके अंदर सारे के सारे कहीं ना कहीं मानवीय गुण आ जाते हैं, ठीक है। तो किशोरावस्था क्या है, उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन इसी अवस्था में प्रारंभ हो जाते हैं या इसी अवस्था में मिलते हैं। तो स्टैनले हॉल का मत है। स्टैनले हॉल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिफिनीशन और है। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था कहा है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा कि स्टैनले हॉल की ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, इसको मैंने नहीं लिया इसमें। तो स्टैनले हॉल ने क्या कहा है कि किशोरावस्था तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट डिफिनीशन लेते हैं वीएफ स्किनर की। स्किनर को जानते होंगे, ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत इन्होंने दिया था। अपना प्रयोग इन्होंने एक कबूतर पेटिका, पिजन बॉक्स में किया था, और जिसमें इन्होंने कबूतर को लिया था, तथा एक स्किनर बॉक्स में प्रयोग किया था जिसमें इन्होंने चूहे को लिया था। तो ठीक है, इनके बारे में बाद में बात होगी। तो वीएफ स्किनर की परिभाषा क्या है कि किशोर का निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता है। अब बेहद ही अजीब है, लेकिन फिर भी इनकी परिभाषा ये है कि किशोर का निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता है। इसका मतलब कि किशोरावस्था के अंत तक निर्णय करने का अनुभव उसको मिलने लगता है, लेकिन जब वो किशोरावस्था में प्रवेश करता है या किशोरावस्था में होता है उस वक्त उसे कोई पूर्व अनुभव नहीं होता है किसी भी मैटर पर कोई निर्णय करने का। तो वीएफ स्किनर की भी परिभाषा ठीक ही है कि किशोर का निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता है, ठीक है। वैलेंटाइन की डिफिनीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। दो ही डिफिनीशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टैनले हॉल की, दूसरी वैलेंटाइन की, ठीक है। वैलेंटाइन ने क्या कहा है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। सही बात है, किशोरावस्था ही एक ऐसा समय है, उस समय किसी व्यक्ति को जिस ओर मोड़ दिया जाएगा, ठीक है, वो उसी ओर मुड़ सकता है, ठीक। चाहे वो धर्म का विषय हो, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित विषय हो, या फिर जो भी फिदाइन होते हैं, फिदाइन का मतलब सुसाइड बॉम्बर, तो उनको जो चुना जाता है वो एक एडल्ट अवस्था में ही चुना जाता है, हम किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में चुन करके उनको ऐसा मोटिवेट कर देते हैं उनके माइंड को, ठीक है, कि वो सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, या फिर कोई चोरी करना हो, कुछ भी करना हो। तो किशोरावस्था बहुत ही नाजुक समय है, इस अवस्था में कुछ भी हो सकता है। व्यक्ति को जिस ओर मोड़ दिया जाएगा उसके चरित्र का विकास उसी प्रकार से होगा, ठीक है। तो वैलेंटाइन की डिफिनीशन अपने आप में बहुत ही अच्छी डिफिनीशन है, ठीक है। और ये कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, ठीक है। अब अन्य महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखते हैं जो कि शिक्षा से संबंधित हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, ये परिभाषाएं अक्सर आती हैं टेट सीटेट किसी भी एग्जाम में। कि सबसे पहले अरस्तू की परिभाषा देखते हैं। अरस्तू ने क्या कहा है कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है।
शिक्षा का उद्देश्य इन्होंने बताया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना। ठीक है, स्वस्थ शरीर, सबसे पहले तो सबसे शरीर की स्वस्थता पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर शरीर स्वस्थ है उसमें स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना, यही है शिक्षा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको आता ही होगा पहले से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जॉन डीवी की परिभाषा। जॉन डीवी की परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कहीं कहीं। तो जॉन डीवी की परिभाषा है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास करना है जो उसे अपने वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी संभावनाओं को पूरा करने योग्य बनाएंगी। ठीक है, तो जॉन डीवी का कहीं ना कहीं कहना है कि व्यक्ति को शिक्षित करना ताकि वो अपनी क्षमताओं का सही से प्रयोग कर सकें, उपयोग कर सकें। तो इनका कहीं ना कहीं यही मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास करना है जो उसे अपने वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी संभावनाओं को पूरा करने योग्य बनाएंगी। ठीक है, तो जॉन डीवी की परिभाषा याद हो गया होगा कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास करना है जो उसे अपने वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी क्षमताओं, ठीक है, अपनी संभावनाओं को पूरा करने योग्य बनाएंगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट परिभाषा महात्मा गांधी जी की है। ठीक है, आदरणीय महात्मा गांधी जी ने जो परिभाषा दी है उसको सबसे पहले देखते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण सर्वोत्तम विकास से है। शिक्षा से अभिप्राय, सच में यही अभिप्राय होना चाहिए शिक्षा से कि मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क, आत्मा, ठीक है, इन सब के सर्वांगीण, ठीक है, पूरी तरीके से सर्वांगीण का मतलब, और सर्वोत्तम और सबसे अच्छे विकास से है। तो शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण सर्वोत्तम विकास से है। ये कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद की। तो स्वामी विवेकानंद की डिफिनेशन है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। ठीक है, विवेकानंद का मानना है कि सब कुछ व्यक्ति के अंदर पहले से ही निहित है। ठीक, उसका व्यक्ति अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है खुद से, उसको उसके लिए शिक्षित करना पड़ता है। अपने अंदर के ज्ञान को जगाने के लिए हर व्यक्ति को शिक्षित करना पड़ता है। शिक्षा के माध्यम से ही वो अपने अंदर की व्यक्ति जो पूर्णता है, हर व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है, ठीक है, लेकिन उसको व्यक्त करने के लिए उसे शिक्षित होना पड़ेगा। तो विवेकानंद जी की जो परिभाषा है ये भी कई बार एग्जाम में आ चुकी है। तो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है, किसका मत है? स्वामी विवेकानंद की। ठीक है, नेक्स्ट है सुकरात की परिभाषा। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये भी। तो सुकरात का क्या मानना है कि शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक व्यक्ति के या प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त हो गया है। ठीक है, विलुप्त हैं। इनकी डिफिनीशन भी कहीं ना कहीं आपको विवेकानंद जी के डिफिनीशन से मैच करता हुआ मिलेगा। ठीक है, इनका भी मतलब वही है कहना कि व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं हर व्यक्ति पूर्ण है, उसके अंदर ज्ञान का भंडार है, लेकिन उसको अभिव्यक्त करने के लिए उन्हें शिक्षित होना पड़ता है। तो इनका भी मानना वही है कि शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त हैं। शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त हैं। ये किसका कथन है? सुकरात का। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन है जिसमें हमने नहीं लिखा है, उसको हम बोलना चाहते हैं कि सा विद्या या विमुक्तये। ठीक है, साह विद्या या विमुक्तये, ये शंकराचार्य की परिभाषा है। ये भी एग्जाम में एक दो बार आ चुका है और आने की काफ़ी संभावना रहती है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा कि शाह विद्या या विमुक्तये, यानी विद्या वो है जो मुक्ति दिलाए। ठीक है, अब मुक्ति किससे दिलाए? विद्या विद्या मुक्ति दिलाना है अंधकार से, ठीक है, अज्ञानता से। तो अज्ञानता से जो मुक्ति दिलाए वही विद्या है। तो ये कथन किसका है? शंकराचार्य का। ठीक है, तो अभी यहाँ पर सारे डिफिनीशन तो कवर नहीं हुए हैं, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट डिफिनीशन थे बाल विकास से संबंधित उसको हमने कवर कर लिया है। अभी बुद्धि हो गया, व्यक्तित्व हो गया, ठीक है, उसके बाद अधिगम पठार हो गया, बहुत सी डिफिनीशंस हैं। इसके वीडियो हम आपके लिए बीच बीच में लाते रहेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और
ठीक है, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद दोस्तों।